एक सैलरीड क्लास पर्सन के तौर पर पता होने ही चाहिए। एक्सट्रीमली क्रिटिकल है, इंपॉर्टेंट है, एब्सोल्युटली इसेंशियल है कि आप इन लेसन्स को समझो। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इन्वेस्टिंग का गोल कई बार हमें लगता है कि सिर्फ अपने मनी को क्रेजी रेट पे ग्रो करना है। मे बी ये सच है, मे बी नहीं। जो पैसा आपके सेविंग अकाउंट में पड़ा है वो इन्फ्लेशन से खा जाएगा। हम लोग ज्यादा एम्फेसिस नहीं देते, वो ये है कि इन्वेस्टिंग का गोल इन्फ्लेशन को बीट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एब्सोल्यूट मिनिमम नंबर है जिस पर हमारा पैसा ग्रो होना ही चाहिए। इंडिया इकोनॉमी में या कुछ अफ्रीकन इकोनॉमीज में जो फास्ट रेट पे ग्रो करती हैं, उनके सिटीजन्स के लिए ये इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अपना पैसा ग्रो करें और स्लाइटली रिस्की असेट्स में लगाएं। बैड न्यूज ये है कि मेडिकल इंश्योरेंस के प्रीमियम्स जो रेट्स हैं वो इंडिया में बहुत फास्ट पेस पे बढ़ रहे हैं। तो मार्केट में नैरेटिव ये है कि हर चीज के लिए लोन लो। अगर मैं फोन खरीद रही हूं तो लोन लूंगी, कार खरीद रही हूं तो लोन लूंगी, हाउस खरीद रही हूं तो भी लोन लूंगी। आज पार्क में किसी अंकल से मिलोगे, अंकल ने कहा आईटीसी खरीद लो, आप जाओगे आईटीसी खरीद लोगे। अगले दिन आप किसी को क्रिप्टो के बारे में बात करते सुनोगे, आप जाओगे क्रिप्टो खरीद लोगे। फिर अगले दिन आप बोलोगे कि मैंने ये ऐड देखा म्यूचुअल फंड का, ये म्यूचुअल फंड बेस्ट है, तो आप वो म्यूचुअल फंड खरीद लोगे। तो मैं श्योर हूं कि आप जानते होंगे कि ये पर्सन कौन है, और अगर नहीं जानते हैं तो इनका नाम है सुशील कुमार, और ये थे केबीसी या कौन बनेगा करोड़पति के विनर्स में से एक। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्होंने 5 करोड़ रुपए जीते थे, तो अगर आफ्टर टैक्स अमाउंट निकालें तो अप्रोक्सीमेटली 3.5 करोड़ रुपए बनते हैं। यहां तक तो स्टोरी रोजी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अनफॉर्चुनेटली ये पर्सन बैंक करप्ट हो गए हैं। एक मेजर रीजन ये था कि इन्हें बहुत कम समझ थी अपने पैसों को इन्वेस्ट करने के बारे में। क्योंकि इमेजिन करो, अगर ये अमाउंट उन्होंने 2011 में जीता था और अभी 2026 है, तो वो 3.5 करोड़ कट आफ्टर टैक्स मनी अगर सिंपल इंडेक्स फंड इनमें इन्वेस्ट किया होता तो आराम से आज 15 से 18 करोड़ रुपए बन चुके होते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अपने फाइनेंसेस को मैनेज नहीं कर पाए, जो कि एक बहुत सैड अफेयर है। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगी 10 क्रिटिकल फाइनेंशियल लेसन्स की, जो आपको एक सैलरीड क्लास पर्सन के तौर पर पता होने ही चाहिए। ये एक्सट्रीमली क्रिटिकल है, इंपॉर्टेंट है, एब्सोल्युटली इसेंशियल है कि आप इन लेसन्स को समझो और लिख लो, क्योंकि ये आपकी लाइफ के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। तो पहला लेसन जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि पैसा अपनी बाइंग पावर किससे लूज करता है। यहाँ एक चार्ट है यूएस डॉलर के लिए, और इसके एस्टीमेट के अकॉर्डिंग यूएस डॉलर ने अप्रोक्सीमेटली 30% अपनी बाइंग पावर को खो दिया है लास्ट 10 साल में। अब आप कहोगे कि आप कोई वियर्ड वेस्टर्न फिगर दिखा रहे हैं, ये मुझे कैसे अफेक्ट कर सकता है 2026 में। तो चलो एक थॉट एक्सरसाइज करते हैं, और आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको क्या लगता है 1 करोड़ रुपए की वैल्यू क्या होगी 15 साल बाद। तो वीडियो को 3 सेकंड्स के लिए पॉज करो और अपना आंसर टाइप करो। तो यहाँ एस्टिमेट्स हैं, और अगर हम इंडिया में इन्फ्लेशन रेट को 5 से 6% अज्यूम करें, जो कि रीजनेबल फिगर है आज के टाइम के अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी जनवरी 2026 में इन्फ्लेशन से 1.33% है, लेकिन लॉन्ग टर्म में एवरेज 5 से 6% रहता है। तो 1 करोड़ रुपए अगले 10 सालों में अप्रोक्सीमेटली 55 से 60 लाख रुपए हो जाएंगे। अगले 15 सालों में ये 42 से 45 लाख हो जाएंगे, और अगले 20 सालों में वो 1 करोड़ सिर्फ 30 से 35 लाख रुपए ही रह जाएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इन्वेस्टिंग का गोल कई बार हमें लगता है कि सिर्फ अपने मनी को क्रेजी रेट पे ग्रो करना है। मे बी ये सच है, मे बी नहीं। कभी कभी म्यूचुअल फंड मैनेजर्स आपको चार्ट्स दिखाएंगे कि अगर आप 15% CAGR पे अपना वेल्थ कंपाउंड करते हो 15 साल के लिए और 15,000 रुपए मंथली इन्वेस्ट करते हो, तो ये 1 करोड़ बन जाएंगे। ग्रेट, लेकिन आपको इक्वेशन का फ्लिप साइड भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि पैसा अपनी बाइंग पावर फास्ट लूज करता है। अगर आप जानना चाहते हो कि मैं इन नंबर्स तक कैसे पहुंचती हूं, तो यहाँ डिस्काउंट रेट फॉर्मूला है जिसको आप यूज कर सकते हो और नंबर्स को प्लग इन कर सकते हो और फिगर आउट कर सकते हो कि 1 करोड़ रुपए की वैल्यू क्या होगी कुछ सालों बाद। इंपॉर्टेंट मैसेज जो मैं देना चाहती हूँ वो 2 फोल्ड है।
पॉइंट नंबर 1, ये एब्सोल्युटली क्रिटिकल है कि आप अपना पैसा इन्वेस्ट करें, क्योंकि अगर आप इन्वेस्ट नहीं करते तो जो पैसा आपके सेविंग अकाउंट में पड़ा है वो इन्फ्लेशन से खा जाएगा। दूसरा की इंपॉर्टेंट जिस पर हम लोग ज्यादा एम्फेसिस नहीं देते वो ये है कि इन्वेस्टिंग का गोल इन्फ्लेशन को बीट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसके बारे में मैं पॉइंट नंबर 2 पे एक्सपेंड करूंगी। अब हम में से बहुत लोग ये रियलाइज ही नहीं करते कि हमें अपना पैसा किस रेट पे ग्रो करना चाहिए। ये एब्सोल्यूट मिनिमम नंबर है जिस पर हमारा पैसा ग्रो होना ही चाहिए। इसको समझने के लिए मुझे कुछ हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट सेट करना पड़ेगा और जापान की एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बतानी पड़ेगी। यहाँ एक चार्ट है जिसके बारे में लोग बात करते रहते हैं कि अगर आपने जापानीज स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया होता, पिछले 30 सालों में उन्होंने ऑलमोस्ट 0% रिटर्न दिया है, तो जापानीज स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा पॉइंटलेस है। जापानीज स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का क्या पॉइंट बनता है? लेकिन ये सिर्फ आधी स्टोरी है। दूसरी आधी स्टोरी आती है दूसरे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर से, जो है ये नंबर। जापान में इन्फ्लेशन 0% के करीब था कुछ सालों तक और इंटरेस्ट रेट भी जापान में 0% के करीब ही था लास्ट ईयर तक। अब आप कहेंगे कि आप कुछ वियर्ड फाइनेंशियल बातें बोल रहे हैं, ये मुझे एज अ कॉमन सिटीजन कैसे इंपैक्ट कर सकता है? तो स्टोरी कुछ इस तरह है। इमेजिन करो कि आप 30 साल के हो एज अ जापानीज सिटीजन, जापान में 1991 में रहते हुए अगले 30 साल आपने बहुत मेहनत की और 1 रुपए इक्विवेलेंट जापानीज येन सेव किया। अब जब आप वो बैंक में डालते हो तो उस पैसों की अमाउंट कम नहीं हुई, या रादर उसे पैसे की बाइंग पावर कम नहीं होगी। लेकिन सेम एग्जांपल इंडिया में चलाते हैं। अगर आप 30 साल के हो 1991 में इंडिया में, और अगर आपने डिसाइड किया होता कि वो पैसा बैंक में ही रखना है, तो उस 1 करोड़ की वैल्यू क्या होती आज 30 साल बाद? अगेन वो डिवीजन फॉर्मूला यूज करिए जो मैंने पहले बताया था और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। इंपॉर्टेंट मैसेज जो मैं इस कंपैरिजन से देना चाहती हूं वो ये नहीं है कि इंडिया को क्रिटिसाइज करें, बल्कि ये बताना है कि कुछ इकोनॉमीज में, फॉर एग्जांपल इंडिया इकोनॉमी में या कुछ अफ्रीकन इकोनॉमीज में जो फास्ट रेट पे ग्रो करती हैं, उनके सिटीजन्स के लिए ये इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अपना पैसा ग्रो करें और स्लाइटली रिस्की असेट्स में लगाएं। लेकिन फ्लिप साइड पे अगर आप स्टैग्नेटिंग इकोनॉमीज देखें लाइक जापान, तो उनके सिटीजन्स के लिए ये कंप्लीटली ओके है कि वो अपने पैसों के साथ रिस्क ना लें। वो लिटरली अपना पैसा बैंक में छोड़ सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उस पैसे की बाइंग पावर बहुत शार्पली कम नहीं होगी। तीसरी की फाइनेंशियल मिस्टेक जो हम लोग करते हैं वो ये है कि हम इंश्योरेंस जल्दी नहीं खरीदते। अगेन मैं कुछ स्टैट्स और नंबर्स देती हूं। अभी अगर मैं आपसे पूछती हूं कि मैक्रो इकोनॉमी में एक सबसे बड़ी कंसर्न क्या है, तो आप लोग कहेंगे कि इन्फ्लेशन बहुत हाई है। तो इंडिया में अभी इन्फ्लेशन 1.33% है जनवरी 2026 में, जो बहुत कम है। बट मेडिकल इन्फ्लेशन, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन काफी ज्यादा है। इंडिया में मेडिकल इन्फ्लेशन क्या है? ये 10 से 15% के बीच में है, जो कि बहुत ज्यादा है। अब ये बैड न्यूज नहीं है। बैड न्यूज ये है कि मेडिकल इंश्योरेंस के प्रीमियम्स जो रेट्स हैं वो इंडिया में बहुत फास्ट पेस पे बढ़ रहे हैं। अब आप लोग टेम्पटेड होंगे कि ओके ये तो बहुत सैड टॉक है, टर्म इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ये इंश्योरेंस, वो इंश्योरेंस, मैं इन सब के बारे में बात नहीं करना चाहती। तो यहां एक फिगर है और मैं आपको डिफरेंस दिखाऊंगी प्रीमियम्स में जो आप पे करते हो जब आप टर्म इंश्योरेंस 25 साल की एज में खरीदते हो वर्सेस जब आप 35 साल पे खरीदते हो। ऑलमोस्ट 60 से 70% का डिफरेंस है। तो पॉइंट ये है कि जितने आप यंग होते हो, आप जब इंश्योरेंस खरीदते हो तो आपको ज्यादा पैसा सेव करने के चांसेस होते हैं। हम ऑलरेडी 2020 का हॉरिबल क्राइसिस से गुजर चुके हैं, जहां बहुत सारे लोगों को अपने मेडिकल एक्सपेंसेस खुद उठाने पड़े। तो प्लीज पहले ये सिचुएशन फिक्स करो, फिर कहीं भी इन्वेस्टमेंट करो। चौथी की मिस्टेक जो हम करते हैं वो ये है कि हम अपना पैसा फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्ट नहीं करते। अब आप मुझे देख के स्माइल करोगे, हंसोगे, वियर्ड कमेंट्स पोस्ट करोगे, बट प्लीज सुन लो मेरी बात।
फिक्स्ड एसेट के बारे में पॉइंट ये है कि ये एक टाइप का असेट है। तो पहली क्रिटिकल चीज जो फिक्स्ड डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट सॉल्व करती है वो है आपकी इमरजेंसी। आपकी इमरजेंसी जैसी सिचुएशंस मीट करने में हेल्प करती है। तो जब आप अपने इमरजेंसी फंड बिल्ड कर रहे हो, एटलीस्ट वो 6 से 12 टाइम्स होना चाहिए आपकी मंथली इनकम का, तो वो फिक्स्ड डिपॉजिट या लिक्विड डेट फंड्स में रख सकते हो। दूसरी की यूटिलिटी ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट बहुत सिंपल है, ये आपको अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करने में हेल्प करती है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बात करती हूँ। जब 2020 में स्टॉक मार्केट्स क्रैश हुए थे, मेरे पास कुछ सेविंग्स थी जो मैंने एफडी से निकाली और स्टॉक मार्केट में लगा दी थी। इस टाइप की सिचुएशन आपको क्रेजी अमाउंट ऑफ मनी बना के दे सकती है। अगेन ट्राई करो मेरे साथ एक थॉट एक्सरसाइज। आपको क्या लगता है किसने सबसे ज्यादा रिटर्न्स बनाए होंगे पिछले 5 से 6 सालों में? वो लोग जिनके पास कोविड क्रैश के टाइम पे इन्वेस्ट करने के लिए पैसा था। आप इन अपॉर्चुनिटीज का फायदा सिर्फ तब उठा सकते हो जब आपके पास लिक्विड मनी हो और वो एफडी में सेव हो सकता हो। इसलिए हमेशा थोड़ा बहुत एफडी इन्वेस्टमेंट रखो ताकि जब भी ऐसे अपॉर्चुनिटी बेट्स मिले तब उसे यूज कर सको। एक और की मिस्टेक जो हम करते हैं वो ये है कि हम नॉन पेपर एसेट्स नहीं खरीदते। अब नॉन पेपर एसेट्स का मतलब क्या होता है? बेसिकली 2 टाइप्स के एसेट्स होते हैं। एक होते हैं पेपर एसेट्स, ये होता है कैश, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, क्रिप्टो, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट, ये सब पेपर इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो नॉन पेपर इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं? नॉन पेपर इन्वेस्टमेंट्स वो इन्वेस्टमेंट्स हैं जहां गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत लिमिटेड होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास प्रॉपर्टी है, एक जमीन है, फिजिकल गोल्ड बार्स हैं, फिजिकल सिल्वर बार्स हैं, एक बार आपके पास वो प्रॉपर्टी आ गई तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत कम होने वाला है। सेम होता है गोल्ड के साथ। अगर आपके पास फिजिकल गोल्ड है तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत कम होगा। अब मैं क्यों इसे एडवोकेट कर रही हूं? आंसर बहुत सिंपल है। हम नहीं जानते कि गवर्नमेंट कितनी एक्सटेंड तक मनी प्रिंटेड करने वाली है। कोई गारंटी नहीं है कि गवर्नमेंट अगले साल मनी प्रिंटिंग 100% नहीं बढ़ाती। अब आप कहोगे मैट टॉक्स कर रहे हो, कौन करता है ऐसा? वेल, यूएस गवर्नमेंट ने किया है। मनी सप्लाई में इंक्रीज 2020 के बाद यूएस में क्लोज टू 300% है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप कैश पे बैठे हो तो बहुत सारा कैश अपने बाइंग पावर लूज कर चुका है। इसलिए आपको डूम्सडे सिनेरियो के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए कि अगर सब कुछ हेवायर हो जाए तो एटलीस्ट आपके पास कुछ रियल एसेट्स हो, नॉन पेपर एसेट्स, गोल्ड, सिल्वर, प्रॉपर्टी। मैं जानती हूं कि इस बात पे मुझे बहुत हीट मिलने वाली है। बिटकॉइन मेरे अकॉर्डिंग भी एक डिजिटल प्रॉपर्टी है। ये कुछ एसेट्स हैं जिनमें आप अपने बेट्स को स्प्रेड कर सकते हो। लेकिन अगेन मैं आपको पुश नहीं कर रही बिटकॉइन या रियल एस्टेट या कोई भी ऐसे एसेट खरीदने के लिए। बस पेपर और नॉन पेपर एसेट के बारे में सोचो और जो एसेट्स आप बिलीव करते हो उनमें पोजीशंस लो। अब चौथा मिस्टेक जो हम करते हैं वो ये कि हम लोन लेना नहीं जानते। ये हाईली कंट्रोवर्शियल टॉपिक है और मैं जानती हूं कि मुझे बहुत हीट मिलने वाली है। अगर आपने यहां तक वीडियो सुनी है तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो ताकि इस टाइप की वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचे और उन्हें फाइनेंशियली अवेयर बनाया जा सके। तो लोन के टॉपिक पे वापस आते हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स यूज करती हूं जहां हम गलत करते हैं लोन लेने में। अगर आप पर्सनल लोन ले रहे हो तो वो प्रिटी मच पॉइंटलेस लोन है, आपको कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिल रहा और मेजॉरिटी केसेस में आप बेटर ऑफ होते हो अपने सेविंग से पर्सनल एक्सपेंसेस करने में। फ्लिप साइड पे अगर आप हाउस लोन लेते हो तो बहुत लाइकली है कि आपको ऑफसेटिंग बेनिफिट्स मिलेंगे टैक्स रिबेट्स के फॉर्म में। तो आपको स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए लोन लेना कंसिडर करना चाहिए। फ्लिप साइड पे अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं तो मार्केट में नैरेटिव ये है कि हर चीज के लिए लोन लो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फोन खरीद रही हूं तो लोन लूंगी, कार खरीद रही हूं तो लोन लूंगी, हाउस खरीद रही हूं तो भी लोन लूंगी। तो 500 चीजों के लिए 500 लोन मेरे सर पर है। आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि हर बार जब आप लोन लेते हो ये आपके सिबिल स्कोर पे इंपैक्ट करता है।
तो आपको सेंसिबल होना चाहिए कि किस टाइप के आइटम्स के लिए लोन लेना चाहिए। आइडियली आपको सिर्फ प्रोडक्टिव लोन्स लेने चाहिए। प्लीज अनप्रोडक्टिव लोन्स मत लो, चाहे वो कितने भी ल्यूक्रेटिव हो। सातवां पॉइंट ये है कि हम कैश फ्लो का कॉन्सेप्ट नहीं समझते, ना हम अपने कैश फ्लोज को अच्छे से मैनेज करने की कोशिश करते हैं। तो बहुत क्विक अंडरस्टैंडिंग कैश फ्लो का मतलब क्या है, चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन करो कि आपकी मंथली सैलरी बहुत अच्छी है, 5 लाख रुपए। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब कैश फ्लो का मतलब ये होता है कि महीने के एंड में आपके पास कुछ पैसा बचे, और जो भी पैसा आ रहा है वो ट्रूली आपके लिए आ रहा है, तो आप उसे अपनी कैपेसिटी में यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी मंथली सैलरी 5 लाख रुपए है, लेकिन आपने 10 अलग अलग प्रॉपर्टीज ले रखी हैं या 20 प्रॉपर्टीज ले रखी हैं और उसकी 20 ईएमआई चल रही है और टोटल ईएमआई 4.5 लाख रुपए बन गई है। तो ऐसी सिचुएशन में कैश फ्लो का क्या मतलब बनता है, आपकी सैलरी 5 लाख है बट ईएमआई पेमेंट आप 4.5 लाख कर रहे हो, आप ओवर लेवरेज हो गए हो। अब आप कहोगे ओके क्या प्रॉब्लम है ऐसे सिनेरियो में, क्योंकि ये सब तो मेरे लिए इन्वेस्टमेंट्स है, क्या गलत है इसमें। प्रॉब्लम ये है कि जब आपके पास नेगेटिव कैश फ्लोज हैं और अगर किसी रीजन से कोई इमरजेंसी आ जाती है आपके लाइफ में, तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स बहुत बुरे टाइम पे बेचनी पड़ेगी। आपने रियल एस्टेट में डिस्ट्रेस सेल का कॉन्सेप्ट सुना होगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि कभी कभी लोगों को इतनी अर्जेंट रिक्वायरमेंट होती है कि वो अपनी प्रॉपर्टीज आधे दाम पे बेच देते हैं। और ये क्यों होता है, ये कैश फ्लो प्रॉब्लम है। तो समझो कभी भी अपनी ईएमआई पेमेंट 30% से ज्यादा मत बढ़ाओ अपनी टोटल इनकम का। अब पॉइंट नंबर 8 ये है कि कभी कभी हम गवर्नमेंट पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर लेते हैं और क्रेजी अमाउंट ऑफ मनी गवर्नमेंट की स्कीम्स में इन्वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि हमें गवर्नमेंट पे ट्रस्ट है। अब यहां मैं प्रेजेंट गवर्नमेंट, पास्ट गवर्नमेंट, इन सब डिबेट्स के बारे में बात नहीं कर रही हूं, मैं एक प्रॉब्लम की बात कर रही हूं कि मेजॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट स्कीम ऐसे स्ट्रक्चर की जाती हैं कि आपको लगेगा इससे अच्छी डील नहीं मिल सकती, बट एक्चुअली आपको नहीं मिल रही है अगर आप उस स्कीम का एनालिसिस करो तो। एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। अब मैं आपको एक डेटा बताती हूँ। तो ये स्कीम करंटली 8% यील्ड पे देती है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम पीरियड होल्डिंग की है जो 21 साल का है, जो सुपर लॉन्ग है। अब अगर आप 21 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए, तो आपको एटलीस्ट इन्फ्लेशन तो बीट करना ही चाहिए। यहाँ 21 साल का लॉक इन पीरियड के बावजूद आप बेरली इन्फ्लेशन को बीट कर रहे हो। अगर आपके पास इतने लॉन्ग टाइम हॉरिजॉन है तो गवर्नमेंट पे ट्रस्ट करो, हाँ, बट इकोनॉमी पे ज्यादा ट्रस्ट करो। गवर्नमेंट पर्सनली लायबल नहीं है कि आपकी इन्वेस्टमेंट मैनेज करने के लिए, बट गवर्नमेंट समवॉट रिस्पॉन्सिबल है इकोनॉमी को मैनेज करने के लिए। बेटर अप्रोच ये होगा कि सिंपली अगर आप नेक्स्ट जनरेशन के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो पैसा इंडेक्स फंड में डाल दो। 21 साल की होल्डिंग पीरियड में आपको क्रेजी अमाउंट ऑफ मनी मिलने वाला है, एटलीस्ट डबल जो यहां बन रहा है। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ आ गया। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब एक और की मिस्टेक जो हम इन्वेस्टमेंट में करते हैं वो ये है कि हम बोरोड कन्विक्शन पे काम करते हैं और हमारा अपना इन्वेस्टमेंट सिस्टम नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, आज पार्क में किसी अंकल से मिलोगे, अंकल ने कहा आईटीसी खरीद लो, आप जाओगे आईटीसी खरीद लोगे। अगले दिन आप किसी को क्रिप्टो के बारे में बात करते सुनोगे, आप जाओगे क्रिप्टो खरीद लोगे। फिर अगले दिन आप बोलोगे कि मैंने ये ऐड देखा म्यूचुअल फंड का, ये म्यूचुअल फंड बेस्ट है, तो आप वो म्यूचुअल फंड खरीद लोगे। इस अप्रोच के साथ प्रॉब्लम ये है आपको नहीं पता होगा कि कब एग्जिट करना है उस एसेट से, और वो आपके लिए बड़ा हेडेक बन सकता है। तो हमेशा लोगों के एनालिसिस को सुनो, उसके अकॉर्डिंग ट्राई करो फिगर आउट करने की कि आपका इन्वेस्टमेंट सिस्टम क्या होना चाहिए, और अकॉर्डिंगली वो एसेट्स खरीदो जिनमें आपको फेथ हो। क्योंकि अगर आपको एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट नहीं पता तो आप कभी भी किसी भी इंस्ट्रूमेंट में पैसा नहीं बना पाओगे। फाइनल मिस्टेक जो हम करते हैं वो ये है कि हमारा कोई विजन ही नहीं होता जब बात आती है अपने फिनेंसेस की।
फॉर एग्जाम्पल, हम अपने लिए फाइनेंसेस को सिंप्लीफाई नहीं करते और डायरेक्शन सेट ही नहीं करते कि हमें कहाँ जाना है। हम सब समझते हैं कि हमारी लाइफ में सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर टैक्सेस है जो हम पे करते हैं। हम सब समझते हैं कि हमें अपने टैक्सेस ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है। टैक्सेस ऑप्टिमाइज करने का सबसे आसान तरीका है बिजनेस स्टार्ट करना। अब मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने 9 to 5 फौरन छोड़ दो और बिजनेस स्टार्ट कर दो और जीएसटी के एडवांटेजेस लेना शुरू कर दो, नहीं, बिकॉज ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन एटलीस्ट हमारा एक विजन होना चाहिए या एटलीस्ट एक विजन सेट करना चाहिए कि किसी स्टेज पे एक पॉसिबिलिटी है जिसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। मॉडर्न डे एग्जांपल देती हूँ। जीएसटी का आपकी कंपनी में रजिस्टर करवाने की लिमिट 40 लाख रुपए है। एक बार जब आपके पास वो रजिस्ट्रेशन आ गया तो आप जीएसटी का एडवांटेज लेना शुरू कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं फोन खरीदती हूँ और अगर फोन की कॉस्ट सपोज 1,18,000 रुपए है, क्योंकि अब मेरे पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन है तो मैं वो फोन 1 लाख रुपए में ले सकती हूँ और मैं 18,000 का जीएसटी इनपुट क्लेम कर सकती हूँ। तो मेरे लिए ये एक एडवांटेज है। अब आप कहोगे कि ये मेरे लिए कैसे अप्लाई होगा, क्योंकि मेरे पास तो डे जॉब है, मैं तो 9 to 5 काम करता हूँ। बहुत लोग फुल टाइम जॉब के साथ साथ फ्रीलांसिंग भी कर रहे हैं। अब बहुत सारे लोग यहाँ इस टाइप का रेवेन्यू बना रहे होंगे या बनाने के फ्यूचर में सोच रहे होंगे। इस टाइप के पॉइंट्स का नोट बनाना आपके लिए हेल्पफुल होगा टैक्सेस को ऑप्टिमाइज करने के लिए, तो बहुत केयरफुली देखो। मीनवाइल, जब तक आप इस स्टेज तक नहीं पहुंचोगे, डेफिनेटली सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करो अपने टैक्सेस को ऑप्टिमाइज करने के लिए। बी इट मेडिकल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, डिडक्शंस क्लेम करना एक्सेट्रा, आपको सारी पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करनी चाहिए टैक्सेस को ऑप्टिमाइज करने के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे इन्फॉर्म, टेक केयर एंड बाय बाय।